हेलो वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे क्लास 7 का चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है एयर। एयर मीन्स हवा। एयर विच मीन्स हवा मीन्स विंड। ओके, आज हम इस चैप्टर में एयर के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, आया पढ़ते हैं। आवर अर्थ इज सराउंडेड बाय अ ह्यूज ब्लैंकेट ऑफ एयर कॉल्ड एटमॉस्फेयर। हमने पहले चैप्टर में पढ़ा था। हमारा जो अर्थ है, ये दिस इज़ अर्थ, और इसमें बहुत सारी यहाँ पे गैसेज हैं लगी हुई, अर्थ के सराउंड किए हुए हैं। उसी को हम क्या कहते हैं? एटमॉस्फेयर। तो जो गैस अर्थ पे बहुत सारी गैसेज ब्लैंकेट की तरह कवर किए हुए हैं, उससे हम कहते हैं एटमॉस्फेयर। ऑल लिविंग बींग्स ऑन दिस अर्थ डिपेंड ऑन द एटमॉस्फेयर फॉर देयर सर्वाइवल। जितने भी लोग अर्थ पे रहते हैं, यानी कि लिविंग बींग्स, वो सभी के सभी अपने सर्वाइवल यानी कि ज़िंदगी के लिए, जीवन के लिए एटमॉस्फेयर पे बेस्ड डिपेंड करते हैं। इट प्रोवाइड अस द एयर वी ब्रीथ एंड प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द यूवी हार्मफुल यूवी रेज। Without this blanket of protection, we would be baked alive by the heat of the sun during day and get frozen during night. So it is this mass of air that has made the temperature on the earth livable. तो ये जो ब्लैंकेट ऑफ अर्थ है, सराउंड करता है अर्थ को, इसे हम कहते हैं एटमॉस्फेयर। और ये एटमॉस्फेयर जो है हमारे लिविंग बींग्स के लिए बहुत ज़रूरी है। तो ये क्या करता है? एक तो एटमॉस्फेयर में क्या है, बहुत सारी गैसेस हैं। उसमें से एक O2 है जो कि हमारे लिए रिस्पायर के लिए, यानी कि हमारी ज़िंदगी के लिए, जीवन के लिए बहुत अहम है। हम लोग इससे सांस ले पाते हैं ऑक्सीजन। बिना ऑक्सीजन के तो हम जिंदा नहीं रह पाएंगे। साथ ही जो एटमॉस्फेयर है, ये हमें हार्मफुल जो अल्ट्रा वायलेट रेज आते हैं, जो सूरज की जो किरणें होती हैं, जिन्हें हम कहते हैं अल्ट्रा वायलेट रेज, यूवी रेज, उससे बचाती है। ठीक है, अगर ये अल्ट्रा वायलेट रेज ज़्यादा, अगर हमें इसको प्रोटेक्ट नहीं कर पाता तो क्या होता? तो उससे जो स्किन कैंसर्स है वो हो जाता, हमारा जो आई है उसमें प्रॉब्लम हो जाती। तो इस तरीके से बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं हमको। तो जो एटमॉस्फेयर हमारे को क्या करता है? लिविंग इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमारे को ऑक्सीजन वगैरह प्रोवाइड करता है। साथ ही हमें हार्मफुल अल्ट्रा वायलेंट रेज जो है उससे प्रोटेक्ट करता है। और अगर ये नहीं होती तो क्या होता? सन में बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हो जाता, ठंड में बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाता। ठीक है, तो एटमॉस्फेयर हमारे को बचाता है। कंपोजिशन ऑफ द एटमॉस्फेयर। तो एटमॉस्फेयर हमें बचाता है, लेकिन ये एटमॉस्फेयर में होता क्या क्या है? डू यू नो दैट द एयर वी टेक इन वाइल ब्रीथिंग इज एक्चुअली अ मिक्सचर ऑफ मैनी गैसेस। तो हम जो ब्रीथ करते हैं, यानी कि हम बोलते हैं कि हम ऑक्सीजन लेते हैं, सांस ले रहे हैं, तो जो हम ऑक्सीजन ले रहे हैं, क्या सिर्फ ऑक्सीजन ही उसमें आ रही है? नहीं ना। तो उसमें बहुत सारी गैसेस होती हैं, तो उसे कहते हैं मिक्सचर ऑफ गैसेस। तो हम जो सांस ले रहे हैं उसमें मिक्सचर ऑफ गैसेस होता है। तो अब देखते हैं अब इसमें कौन कौन सी गैसेस होती हैं। नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन आर टू गैसेस विच मेक अप द बल्क ऑफ द एटमॉस्फेयर। तो हमारे जो एटमॉस्फेयर है उसमें सबसे ज़्यादा गैसेस कौन सी हैं? एक है नाइट्रोजन एंड दूसरी है ऑक्सीजन। और उसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड है, हीलियम है, ओजोन है, आर्गन है एंड हाइड्रोजन और फाउंड इन लेसर क्वांटिटी। ये सब भी गैसेज लेकिन थोड़ा कम है। अपार्ट फ्रॉम दीज गैसेज टिनी डस्ट पार्टिकल, और गैसेज के अलावा जो डस्ट पार्टिकल होते हैं, जो धूल होती है, वो भी इसमें होता है, एयर में प्रेजेंट। द पाई चार्ट गिव्स यू द परसेंटेज ऑफ डिफरेंट कंस्टिट्यूट ऑफ एयर। तो ये जो पाई चार्ट बना रखा है, ये हमें बताता है कि कितनी गैसेस हैं हमारे अर्थ पे, एटमॉस्फेयर में। ठीक है, तो एटमॉस्फेयर में हमारा क्या क्या है? सबसे ज़्यादा क्या है? नाइट्रोजन, कितनी है? 78%। उसके बाद क्या है हमारे पास? ऑक्सीजन, जो कितनी है? 21%। देन उसके बाद आर्गन है, और कार्बन डाइऑक्साइड है, और बाकी अदर गैसेस हैं। ठीक है, ये आपको याद करना है। ऐसा है क्वेश्चंस आपके जब आप कंपटीशन एग्ज़ाम देंगे तब भी आएगा, और यूपीएससी, यूपीपीसीएस, और कोई भी आप एसएससी वगैरह, कोई भी जब आप बड़े होकर किसी भी चीज़ की तैयारी करेंगे तो उन सभी में ये पूछा जाता है कि कौन सी गैसेस कितना परसेंटेज में है। और स्कूल लेवल पे भी सब पूछा जाएगा, तो आपको उसका परसेंटेज यानी कितना, कौन सी गैस कितना अमाउंट में, इसको आपको याद रखना है। सबसे ज़्यादा क्या है? नाइट्रोजन, देन उसके बाद ऑक्सीजन। अब नाइट्रोजन इज द मोस्ट प्लेंटीफुल गैस इन द एयर। सबसे ज़्यादा गैस कौन सी है? नाइट्रोजन। व्हेन वी इनहेल वी टेक सम अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन इनटू आवर लंग्स एंड एक्सहेल इट। जब हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन के साथ साथ थोड़ी सी उसमें नाइट्रोजन भी आती है। बट प्लांट नीड नाइट्रोजन फॉर देयर सर्वाइवल। लेकिन सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन की ज़रूरत किसको है? प्लांट्स के लिए, क्योंकि इनके सर्वाइवल के लिए, यानी कि जीने के लिए बहुत ज़रूरी है। दे कैन नॉट टेक नाइट्रोजन डायरेक्टली फ्रॉम द एयर। वो नाइट्रोजन जो है वो हम लोग तो ऑक्सीजन के साथ ले लेते हैं थोड़ी सी, लेकिन जो सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन जो है प्लांट्स के लिए ज़रूरी है, तो प्लांट्स इसे डायरेक्टली नहीं लेते हैं नाइट्रोजन। वो कहाँ से लेते हैं? बैक्टीरिया डेट लीव इन द सॉइल एंड रूट्स ऑफ सम प्लांट्स टेक नाइट्रोजन फ्रॉम द एयर एंड चेंज इट्स फॉर्म इन द प्लांट्स दैट कैन बी यूज। तो जो बैक्टीरिया होता है वो जैसे कि ये पेड़ है, ठीक है, इसकी जो रूट्स होती है ना, उसमें कुछ बैक्टीरिया रहते हैं। पेड़ के जो रूट्स होती हैं उसमें कुछ बैक्टीरिया होते हैं। तो जो बैक्टीरिया हैं वो नाइट्रोजन लेते हैं डायरेक्टली, और उसको
फिर उसको जो प्लांट्स हैं वो यूज़ कर पाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से जो प्लांट्स हैं वो नाइट्रोजन ले पाते हैं। प्लांट्स की रूट्स में बैक्टीरिया होते हैं, बैक्टीरिया डायरेक्टली नाइट्रोजन कंज्यूम करते हैं और उस नाइट्रोजन का यूज़ कौन करता है? फिर प्लांट्स। उसके बाद है हमारी ऑक्सीजन। ऑक्सीजन यानी कि ऑक्सीजन इज द सेकेंड मोस्ट प्लेंटीफुल गैस। सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन है, उसके बाद ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन सेकेंड मोस्ट प्लेंटीफुल गैस है, सेकेंड मोस्ट है जो सबसे ज़्यादा है। ह्यूमंस और एनिमल्स ऑक्सीजन लेते हैं, अपनी ब्रीथ के सांस ले पाते हैं इससे। ग्रीन प्लांट्स प्रोड्यूस ऑक्सीजन ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। जो प्लांट्स हैं वो क्या करते हैं? फोटोसिंथेसिस से, जिससे वो खाना बनाते हैं, उससे वो ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं। इन दिस वे ऑक्सीजन कंटेंट इन द एयर रिमेन्स कॉन्स्टेंट। तो उससे जो ऑक्सीजन है वो एटमॉस्फेयर में कांस्टेंट बना रहता है, यानी कि ख़त्म नहीं होता। इफ़ वी कट ट्रीज दैन द बैलेंस देन डिस्टर्ब। लेकिन अगर हम पेड़ पौधे काटेंगे तो क्या होगा? ये जो बैलेंस है ऑक्सीजन का वो डिस्टर्ब होगा। देन आता है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड इज अनदर इंपॉर्टेंट गैस। ग्रीन प्लांट्स यूज कार्बन डाइऑक्साइड टू मेक देयर फूड एंड रिलीज ऑक्सीजन। तो जो प्लांट्स होते हैं वो क्या करते हैं? CO2 को लेते हैं, अपना खाना बनाते हैं और बदले में वो क्या करते हैं? ऑक्सीजन रिलीज करते हैं, जो कि हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। ह्यूमंस और एनिमल्स रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड। और जो ह्यूमंस है और एनिमल्स है वो क्या करते हैं? हम ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, यानी कि रिलीज क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज बाय द ह्यूमंस और एनिमल्स सीम टू बी इक्वल टू द अमाउंट यूज बाय द प्लांट्स विच मेक्स अ परफेक्ट बैलेंस। तो देखिए, कभी आपने सोचा है कि हम इतना ऑक्सीजन ले रहे हैं तो ये ख़त्म क्यों नहीं हो रही है? वो इसलिए नहीं होती क्योंकि देखिए, ये है ह्यूमन एंड ये है ट्री। ठीक है, हम क्या करते हैं? ऑक्सीजन लेते हैं एंड CO2 छोड़ देते हैं। वो CO2 प्लांट यूज़ कर लेता है और ये फिर ऑक्सीजन छोड़ देता है। तो इस तरीके से एक पूरी साइकिल चलती रहती है, यानी कि ख़त्म नहीं होता। इसका जो इन्वायरमेंट है उसमें बैलेंस बना रहता है। ठीक है, द अमाउंट ऑफ कार्बन रिलीज बाय द ह्यूमंस एंड इतना ये हमने पढ़ लिया। उसके अलावा हाउएवर द बैलेंस इज अपसेट बाय बर्निंग ऑफ फ्यूल्स। लेकिन अगर हम फ्यूल ज़्यादा बर्न करेंगे, लकड़ी ज़्यादा जलाएंगे, कोल और तेल, और उसके अलावा अगर हम ज़्यादा पेड़ पौधे काटेंगे तो जो हमारा जो इन्वायरमेंट है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ेगा। उससे क्या होगा? जो वेदर की कंडीशन है, क्लाइमेट है, वो सब प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएंगी। ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगा यहाँ। ठीक है, CO2 लेवल बढ़ने से। ठीक है, तो ये हमने पहले भी चैप्टर में पढ़ चुके हैं, आगे भी पढ़ लेते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर। अब एटमॉस्फेयर जो होता है उसमें क्या क्या होता है, कैसे कैसे गैसेस होती हैं? आवर एटमॉस्फेयर डिवाइड इनटू 5 लेयर्स स्टार्टिंग फ्रॉम द अर्थ सरफेस। दीज आर, हमारा जो अर्थ है, ये अर्थ है, इसके ऊपर ब्लैंकेट ऑफ एयर है, सराउंड करता है, उसे एटमॉस्फेयर कहते हैं। अब जो ये एटमॉस्फेयर है जो हम पढ़ रहे हैं अर्थ के ऊपर, वो जो एटमॉस्फेयर ये है, इसमें कैसे कैसे गैसेस हैं, क्या क्या है, इस लेयर्स को हम पढ़ रहे हैं। तो इसमें क्या क्या है? ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, एक्सोस्फेयर। अब हम इन लेयर्स को वन बाय वन पढ़ेंगे। पहले हम आपको ये डायग्राम दिखा देते हैं। ये है डायग्राम, ये है लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर। ये समझ लीजिए कि ये है अर्थ, इसके ऊपर ब्लैंकेट्स ऑफ एयर है, इसे हम एटमॉस्फेयर कहते हैं। और इसमें क्या क्या है? सबसे पहले ट्रोपोस्फेयर है, देन स्ट्रेटोस्फेयर, देन मेसोस्फेयर, देन उसके बाद थर्मोस्फेयर, देन एक्सोस्फेयर। तो ये हमारे पास क्या है? जो है लेयर्स है हमारी। अब हम इन लेयर्स को वन बाय वन पढ़ते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे ट्रोपोस्फेयर। सबसे पहली लेयर क्या है? ट्रोपोस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट लेयर है। इसकी हाइट कहाँ तक है? 13 किलोमीटर तक ये हमें मिलती है। जो हम लोग सांस ले पा रहे हैं, जितनी वेदर कंडीशंस हैं, रेनफॉल, बारिश होना, फॉग यानी कि कोहरा, ये सब कुछ सारी कंडीशंस कहाँ पे होती हैं? ट्रोपोस्फेयर में होती हैं। तो सबसे पहले लेयर ये अर्थ है, इसके ऊपर ब्लैंकेट्स ऑफ एयर है, इसे हम एटमॉस्फेयर कहते हैं। तो सबसे पहली लेयर होती है ट्रोपोस्फेयर। ठीक है, तो ट्रोपोस्फेयर में क्या क्या होता है? यहाँ पे जो हम सांस ले पा रहे हैं, यहाँ तक कि सांस लेना हो गया, उसके यहाँ जो बारिश होती है वो हो गया, कोहरा हो गया, ये सब क्या है? इसी लेयर में होता है, ट्रोपोस्फेयर में। नेक्स्ट लेयर है हमारी स्ट्रेटोस्फेयर। ये किस लिए होती है? एरोप्लेन के लिए ज़्यादा अच्छी होती है, और यहाँ पे ओजोन लेयर पाई जाती है। तो देखिए ये लिखा हुआ है, अब द ट्रोपोस्फेयर लाइज द स्ट्रेटोस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर के ऊपर स्ट्रेटोस्फेयर जो कि 50 किलोमीटर हाइट तक मिलती है। यहाँ पे क्या होता है? जो क्लाउड्स होते हैं, यानी कि बादल होते हैं, वो कम होते हैं, वो नहीं होते हैं, तो वेदर बहुत अच्छा रहता है। इसीलिए जो एरोप्लेन्स होती है उनके लिए फ्लाइंग कंडीशन सबसे अच्छी क्या होती है? स्ट्रेटोस्फेयर में। और ओजोन लेयर जो होती है वो भी स्ट्रेटोस्फेयर में होता है। फिर आता है हमारे पास मेसोस्फेयर। देन हमारे पास जो ट्रोपोस्फेयर हो गया, स्ट्रेटोस्फेयर हो गया, उसका जो थर्ड लेयर है उसका नाम है मेसोस्फेयर। अब मेसोस्फेयर में क्या होता है? मेट्रॉइड्स बन होते हैं। मेट्रॉइड्स सुना होगा ना आपको, उल्का पिंड वगैरह जो गिर गया उसको कहते हैं। दिस इज द थर्ड लेयर। थर्ड लेयर है हमारी, वो कहाँ तक मिलती है? 80 किलोमीटर हाइट तक मिलती है। यहाँ पे जो मेट्रॉइड्स होते हैं वो बर्न होते हैं इस लेयर में। ठीक है, आगे मेसोस्फेयर के बाद है हमारे पास थर्मोस्फेयर।
ठीक है, थर्मोस्फेयर के बारे में हम पढ़ते हैं। थर्मोस्फेयर टेम्परेचर राइज इज वेरी रैपिडली विद इंक्रीजिंग हाइट। तो जैसे जैसे ऊपर बढ़ रहे हैं तो थर्मोस्फेयर में क्या होता है, हाइट बढ़ती है, हाइट बढ़ रही है तो टेम्परेचर भी इसमें बढ़ जाता है। ठीक है, एंड इट एक्सटेंड बिटवीन, और ये कहाँ तक है, 80 से लेकर 400 किलोमीटर तक है ये। दिस लेयर, यहाँ पे क्या है, रेडियो ट्रांसमिशन जो होता है उसके लिए बहुत अच्छी होती है ये लेयर। उसके बाद आता है एग्जोस्फेयर। यहाँ पे जो सबसे ऊपर लेयर है उसे एग्जोस्फेयर कहते हैं। यहाँ पे जो हीलियम है और जो हाइड्रोजन गैसेज है वो यहाँ पे फ्लोट करती हैं। एक बार हम दोबारा से इसको पढ़ेंगे। देखिए, ये है ट्रोपोस्फेयर, देन ये है स्ट्रेटोस्फेयर, देन ये है मेसोस्फेयर, देन ये है एक्सोस्फेयर, सॉरी दिस इज थर्मोस्फेयर, then the last layer is exosphere। अब देखिए, जो ट्रोपोस्फेयर है यहाँ पे क्या होता है, जितना भी हम लोग जो सांस ले पा रहे हैं, और यहाँ पे जो सांस लेना हो गया, बारिश हो गया, कोहरा हो गया, जितनी वेदर फिनोमिना से यहाँ पे होता है ट्रोपोस्फेयर में। और जो ये होता है हमारे पास स्ट्रेटोस्फेयर, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो ओजोन लेयर है वो स्ट्रेटोस्फेयर में है। ओजोन लेयर हो गया, O3 कहते हैं, जैसे एरोप्लेन्स के लिए फ्लाइंग कंडीशन सबसे अच्छी है स्ट्रेटोस्फेयर में। देन आता है हमारे पास मेसोस्फेयर, यहाँ पे क्या होता है, मेट्रोवाइट्स बर्न करते हैं। देन आता है हमारे पास थर्मोस्फेयर। थर्मोस्फेयर में क्या है, यहाँ पे जो आइनोस थर्मोस्फेयर हो गया, इसका हो गया एग्जोस्फेयर। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हाइड्रोजन एंड हीलियम फ्लोट करती हैं। जो हीलियम गैसेस है वो कहाँ फ्लोट कर रही हैं, एग्जोस्फेयर में। तो ये हमारी लेयर्स हैं। और जो इसे थर्मोस्फेयर को हम लोग आइनोस्फेयर भी कहते हैं, आइनोस्फेयर। ठीक है, तो ये हो गई हमारी सारी कंडीशंस जो कि हमने पढ़ी एटमॉस्फेयर के सारे लेयर्स। आगे देखते हैं। और एक बात भूल गए हम, जो थर्मोस्फेयर है ये जो वो होती है रेडियो वेव्स, उसके लिए बहुत अच्छी होती है। तो ये थी हमारी ट्रोपोस्फेयर, देन स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, एक्सोस्फेयर। दीज आर द लेयर्स ऑफ द अर्थ एटमॉस्फेयर। आगे देखते हैं। अब हम पढ़ेंगे वेदर एंड क्लाइमेट। हमने वैसे ही पढ़ रखा है पुरानी बुक्स में, 6 में भी, और अब दोबारा पढ़ते हैं। It is going to rain today. Will it bright and sunny today? How many times that have we heard this from anxious cricket fans speculating the fate of a one-day match? If we imagine our body to be a radio and the mind is a speaker, weather is something that fiddles with the control knobs. Weather is the hot to hot, late to low condition in the atmosphere. तो उसमें पढ़ेंगे वेदर और क्लाइमेट में क्या डिफरेंस है। तो आप लोगों ने सुना होगा, जो जैसे कि क्रिकेट फैंस होते हैं उनको वो सुनते हैं ना कि आज बारिश ना हो, आज अच्छा मौसम होगा तो क्रिकेट वनडे अच्छा होगा, तो इस तरीके से। तो हम देखते हैं वेदर और क्लाइमेट। दिस इज वेदर एंड दिस इज क्लाइमेट। ठीक है, जो डे टू डे होता है ना, डे टू डे जो क्या होगा, डे टू डे का जो एक्सपीरियंस होता है डेली, उसे हम कहते हैं वेदर। जैसे कि आज क्या है, सपोज़ आज हमारे यहाँ बहुत तेज़ धूप निकली सुबह, फिर दोपहर में क्या हुआ कि क्लाउड्स आ गए बहुत सारे, फिर शाम को बारिश हो गई। तो ये क्या है, इसे कहते हैं वेदर की। मीन्स एक ही दिन में बहुत सारे चेंजेस होते जा रहे हैं। और सपोज़ आज धूप निकली, कल बारिश, तो ये भी क्या है, डे टू डे चेंजेस, जो डेली चेंजेस हो रहे हैं उसे हम वेदर कहते हैं। आगे बढ़ते हैं क्लाइमेट। क्लाइमेट क्या है, एक एवरेज मीन टेम्परेचर होता है। एवरेज मीन टेम्परेचर जो होता है हमारा, कम से कम 20 साल, 10 साल, 25 साल का, 25 ईयर्स तक, 10 ईयर्स तक का, 10 सालों का जो मीन एवरेज टेम्परेचर हम लोग लेते हैं, एक ही क्लाइमेट वेदर लेते हैं, उसे हम क्लाइमेट कहते हैं। टेम्परेचर क्लाइमेट, उसे हम क्लाइमेट कहेंगे। जैसे कि 2000, सपोज़ 2000 में इंडिया का जो मौसम था, यानी कि इंडिया में कैसा था कंडीशंस, कि बारिश अच्छी होती थी, ठीक है, धूप कम होती थी। और सपोज़ अगर 2010 में हम ले रहे हैं, तो हम लोग सोच रहे हैं कि 2000 से 2010 के बीच में क्या था, कि गर्मी इतनी होती थी कि ज़्यादा से ज़्यादा 35 डिग्री टेम्परेचर पहुंच पाता था। एंड सपोज़ 2010 से 2020, इन 10 सालों में क्या हुआ कि टेम्परेचर इतना, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ गया है कि 40 डिग्री तक टेम्परेचर पहुंच जाता है। तो इसे हम जो 10 साल 20 सालों में जो एवरेज मीन टेम्परेचर का डिफरेंस, या फिर क्लाइमेट वेदर को जो लेते हैं हम लोग एवरेज, उसे हम कहते हैं क्लाइमेट। तो वेदर एंड क्लाइमेट में आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं टेम्परेचर। तो टेम्परेचर क्या है, तो डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस, जो नापते हैं कि कितना गर्म है कितना ठंडा है, उसे हम कहते हैं टेम्परेचर।
द डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ द एयर इज नोन एज टेम्परेचर। तो हवा में हम देखते हैं कितना गर्म कितना ठंडा है, उसे हम कहते हैं टेम्परेचर। द टेम्परेचर ऑफ द एटमॉस्फेयर चेंजेस नॉट ओनली बिटवीन द डे एंड नाइट बट आल्सो सीजन टू सीजन। जो टेम्परेचर होता है वो सिर्फ डे टू डे चेंज नहीं होता दिन और रात में, जैसे दिन में गर्मी होती है रात में थोड़ा ठंडा हो जाता है, इसे टेम्परेचर चेंज कहेंगे। साथ ही जो मौसम है जैसे गर्मियाँ और सर्दियाँ, इन सीजन्स में भी चेंज होता है। एन इंपॉर्टेंट फैक्टर दैट इन्फ्लुएंस द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर इंसोलेशन। और जो इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिसकी वजह से जो टेम्परेचर में डिफरेंस हो पाता है वो क्या है, इंसोलेशन। इंसोलेशन मीन्स दिस इज अर्थ, इसका जो कितना हीट आ रही है, कितना अर्थ आ रहा है, उसकी कितनी हीट आप पहुँचती है हमारे अर्थ तक, उस इंसोलेशन, इसे कहते हैं इंसोलेशन। इंसोलेशन इज द इनकमिंग सोलर एनर्जी इंसेप्टेड बाय द अर्थ। तो इनकमिंग सोलर एनर्जी जितनी आ रही है और जितनी जा रही है उसे हम क्या कहेंगे, अर्थ से जो जा रही है उसे कहते हैं इंसोलेशन। द अमाउंट ऑफ इंसोलेशन डिक्रीज फ्रॉम द इक्वेटर टुवर्ड्स द पोल्स। दिस इज अर्थ, दिस इज इक्वेटर, 0 डिग्री इक्वेटर, ये होते हैं पोल्स, ठीक है। तो इंसोलेशन क्या होता है कि एक ऊपर से ऊपर जाने पे, पोल्स पे जाने पे कम हो जाता है, यानी कि यहाँ पे इंसोलेशन ज़्यादा होगा और ऊपर जाने पे, पोल्स पे जाने पे कम हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ पे इंसोलेशन ज़्यादा होगा, पोल्स के जाते तरफ कम हो जाता है। टेम्परेचर डिक्रीज इन दिस सेम मैनर। नाउ डू यू अंडरस्टैंड बाय पोल्स आर कवर्ड विद स्नो। तो आप लोग अब समझ सकते हैं कि पोल्स जो है वो हमेशा बर्फ़ से क्यों ढके रहते हैं। ये है अर्थ, दिस इज 0 डिग्री, ये है इक्वेटर, और ऊपर यहाँ पे बोलते हैं पोल्स, ठीक है। इंसोलेशन मीन सनलाइट समझ लीजिए आप। तो सन की जो लाइट है, सनलाइट है, धूप कितनी है, वो यहाँ पे ज़्यादा पहुँचेगी और यहाँ पे कम पहुँचती है। तो यहाँ पे इसीलिए आप बात समझ गए होंगे पोल्स पे ठंडी क्यों रहती है, ज़्यादातर बर्फ़ से कवर क्यों रहते हैं। आगे देखते हैं एयर प्रेशर क्या होता है। You will be surprised to know that air give above us presses us with a great force on our body. However, we don't even feel it. This is because the air presses us from all direction and our body exert a counter pressure. तो जो हवा होती है वो हम पे प्रेशर लगा रही होती है, लेकिन कभी आपने महसूस तो किया नहीं होगा, आपको तो लगता ही नहीं होगा कि हवा हम पे प्रेशर लगा रही है। वो इसलिए क्योंकि हवा जो है वो हर डायरेक्शन, सपोज़ ये है आप, और हर डायरेक्शन से आपके पास एयर प्रेशर आ रहा है, हर जगह से हवा अपना आपके ऊपर प्रेशर लगा रही है और हमारी बॉडी भी इससे प्रेशर लगाती है। तो इस तरीके से हमें महसूस नहीं होता कि हवा हम पे प्रेशर लगा रही है। एयर प्रेशर इज डिफाइंड एज द प्रेशर इजेक्टेड बाय द वेट ऑफ एयर ऑन द अर्थ सरफेस। तो एयर प्रेशर क्या है कि कितना हवा जो है, हवा अपना प्रेशर लगा रही है अर्थ के सरफेस पर, उसे कहते हैं एयर प्रेशर। एज वी गो अप टू द लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर द प्रेशर फॉल्स रैपिडली। हमने जो अभी एटमॉस्फेयर में जो लेयर्स पड़ी हैं और ऊपर जाने पे हमारा जो एयर प्रेशर है वो भी हमारा कम होता जाता है। द एयर प्रेशर इज हाई द सी लेवल डिक्रीज विद द हाइट। तो एयर प्रेशर जो है होता है वो, एयर प्रेशर जो है वो ये अर्थ है, ठीक है, समुद्र के पास में, यानी कि हवा का जो प्रेशर होता है वो कहाँ ज़्यादा होता है, समुद्र में, समुद्र के पास ज़्यादा होता है एयर प्रेशर, ऊपर जाने पे कम हो जाता है। इन एरियाज वेयर टेम्परेचर हाई द एयर गेट्स हीट एंड राइजेस। वो जगह जहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा होता है वहाँ पे हवा उठती है और गर्म होती है, उठ जाती है, वहाँ पे लो प्रेशर एरिया बन जाता है। और लो प्रेशर जहाँ होगा वहाँ पे क्या होगा, क्लाउडी स्काई होंगे, वेट वेदर होगा। क्या होगा, लो प्रेशर, वहाँ पे बारिश होगी और क्लाउडी स्काई होंगे। इन एरियाज हैविंग लोअर टेम्परेचर, जहाँ पे कम टेम्परेचर होता है वहाँ पे हवा ठंडी हो जाती है, तो वहाँ पे क्या होगा, हवा सिंक हो जाएगी और क्लियर और सनी स्काई होगा। अब आपको ये समझ नहीं आया होगा, मैं आपको अच्छे से डिटेल में समझाती हूँ। सपोज अब हम पढ़ते हैं, देखिए ये आपकी कोई जगह है, यहाँ पे सनलाइट पहुँच रही है, ठीक है, और यहाँ पे हवा तो होगी, हवा का प्रेशर तो होगा ही, और यहाँ पे है समुद्र, ठीक है, यहाँ पे है समुद्र। समुद्र है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे नमी है, पानी है, यहाँ पे सनलाइट पहुँच रही है, ठीक है। तो जब सनलाइट पहुँचती है तो यहाँ पे क्या होता है, टेम्परेचर ज़्यादा होगा। टेम्परेचर जब ज़्यादा होता है तो हवा ऊपर उठती है। जहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा होगा वहाँ पे हवा क्या होगी, हवा ऊपर उठेगी, और हवा के पास नीचे मॉइस्चर भी है, समुद्र से मॉइस्चर लेके जाएगी, हवा ऊपर उठेगी, ऊपर जाने पे प्रेशर कम हो जाएगा, एयर प्रेशर कम हो जाता है, नीचे ज़्यादा होता है क्योंकि यहाँ पे नमी है उसके पास, हवा के पास, ठीक है। और जहाँ धूप है, गर्मी है, तो वहाँ पे क्या होगा, हवा ऊपर उठती है, ऊपर उठेगी तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ से नमी ले गई है और हवा में टेम्परेचर अच्छा खासा है, ज़्यादा है, तो हवा ऊपर उठेगी। तो जब यहाँ से नमी भी लेके गई है तो हवा क्या करेगी, फिर यहाँ पे नीचे बारिश करेगी, ठीक है। टेम्परेचर ज़्यादा है, हवा ऊपर उठेगी, बारिश करेगी, क्लाउडी स्काई होगा। अब यहाँ पे क्या है, बहुत ठंड है, ठीक है, बहुत ज़्यादा ठंड है,
तो हवा वहाँ पे सिंक करती है। सिंक मीन्स वहाँ पे हवा आती है, तो वहाँ पे बारिश नहीं होती है। यही लिखा हुआ है यहाँ पे। अब एक और हम देखते हैं कि एयर प्रेशर कैसे चलता है। एयर प्रेशर तो आपने देख लिया ना कि कितन जो हवाएं हैं वो कितना प्रेशर लगाती हैं अर्थ की तरफ, उसे एयर प्रेशर कहते हैं। ये आपका कोई एरिया है, ये आपकी कोई जगह है, ठीक है। यहाँ से हवा ऊपर उठेगी, यहाँ से बारिश करेगी, फिर जो हवा होती है वो वापस वही चलती है और ये हवा यहाँ नीचे बैठती है। यहाँ क्या हुआ, बारिश में यहाँ पे सनलाइट पहुँची तो यहाँ पे नीचे लो प्रेशर बनेगा, तो हवा ऊपर उठ जाएगी। यहाँ पे फिर वापस जब सिंक करेगी हवा तो यहाँ पे हाई प्रेशर बनता है। तो हाई प्रेशर बनने पे हवा सिंक करती है, और जब यहाँ पे लो प्रेशर बनेगा तो हवा क्या करेगी, तो हवा ऊपर उठेगी, हवा राइज होगी। बस यही है एयर प्रेशर्स। आगे देखिए, अब हम पढ़ते हैं विंड क्या होता है। द मूवमेंट ऑफ एयर फ्रॉम हाई प्रेशर एरिया टू लो प्रेशर इज कॉल्ड विंड। तो हवा क्या है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चलना। तो अभी हमने पढ़ा था ना, हाई प्रेशर से हवा हमेशा कैसे मूव करेगी, हाई प्रेशर से लो प्रेशर। हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ हमेशा हवा मूव करती है। तो विंड क्या हुआ, एक हाई प्रेशर से लो प्रेशर जो हवा चल रही है उसी को हम विंड कहते हैं। यू कैन सी विंड एट वर्क एज इट ब्लोज ड्राई लीव्स फ्रॉम द पेवेंट ऑफ अप्रूव्ड ट्रीज अप ड्यूरिंग अ स्टॉर्म। आप लोगों ने देखा ही होगा, जैसे कि बहुत तेज हवा चलती है तो कभी कभी पेड़ भी उखड़ जाते हैं, चीज़ें उड़ जाती हैं। Sometime when the wind blows gently, you can even see it blowing away smoke or fine dust. At times, wind can be strong. It is difficult to walk against it. और कभी कभी आपने देखा होगा कि हवा इतनी ज़्यादा स्ट्रांग हो जाती है कि उसमें चलना भी मुश्किल हो जाता है। अब हम पढ़ते हैं कि 3 तरीके की विंड्स होती हैं। विंड मीन्स हवा, विंड मीन्स हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जो चलती है उसे हवा कहते हैं। अब विंड्स जो है वो हवा जो है वो विंड 3 तरीके की होती है, तो उनको हम पढ़ते हैं। एक होता है परमानेंट विंड। परमानेंट मीन्स द ट्रेड विंड वेस्टर्ली ईस्टर्ली एंड द परमानेंट विंड्स दे ब्लो कॉन्स्टेंटली थ्रू आउट द ईयर इन द पर्टिकुलर डायरेक्शन। तो वो हवाएं जो पूरे साल चलती हैं उसे वेस्टर्ली और ईस्टर्ली कहते हैं। जो पूरे साल हवाएं चलती रहती हैं उसे हम कहते हैं परमानेंट विंड्स। ये वेस्टर्ली और ईस्टर्ली क्या है इसे हम पढ़ेंगे, इसमें देखते हैं। तो ये है हमारा 0 डिग्री, ठीक है, ये है 0 डिग्री। अब विंड हवा कैसे चलती है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर चलती है। तो 0 डिग्री पे क्या होता है कि सनलाइट ज़्यादा पहुंचती है, तो यहाँ पे लो प्रेशर हो जाता है। फिर यहाँ पे हाई प्रेशर क्रिएट होता है, यहाँ पे भी फिर हाई प्रेशर क्रिएट हो रहा है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे, कैंसर कैप्रिकॉर्न पे। हवा कैसे चलती है, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। तो हवा हाई से लो चलती है, हवा यहाँ चलेगी, तो हाई टू लो चल रही है। ये जो डायरेक्शन से ये वाली, ये क्या है, ये जो डायरेक्शन है ना ये वाली, ये क्या है, ये है हवा हाई प्रेशर से लो प्रेशर चल रही है। यहाँ पे हाई प्रेशर, यहाँ पे लो प्रेशर। 0 डिग्री पे लो प्रेशर इसलिए क्योंकि इसे कहता है इक्विलेटरल लो। यहाँ पे जो सनलाइट होती है वो बहुत ज़्यादा पहुँचती है, जहाँ पे सनलाइट पहुँचेगी बहुत उस जगह लो प्रेशर बनेगा, और ऊपर हाई प्रेशर। हवा चलती है हाई प्रेशर से लो प्रेशर, तो ये जो चल रही है, ये चल रही है हवा हाई प्रेशर से लो प्रेशर। अब इसी से इसका नाम पड़ जाता है इस हवा का। तो देखिए ये है हवा की डायरेक्शन। अब आगे देखते हैं, ऐसे नाम पड़ता है इसका। ये नॉर्थ डायरेक्शन, ये साउथ डायरेक्शन, ये ईस्ट डायरेक्शन एंड ये है वेस्ट डायरेक्शन। हवा कहाँ से चलती है, नॉर्थ ईस्ट से चल रही है, यहाँ से चल रही है ना, यहाँ से हवा चली है, तो इसका जो हवा का नाम है वो पड़ जाएगा ईस्टर्ली। इसे हम कहेंगे ईस्टर्ली विंड। तो बस यही लिखा है कि सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट से, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर हॉट सेल लैटिट्यूड भी कहते हैं, इससे जो हवा चलती है उसका नाम होता है ईस्टर्ली। इसी तरीके से जो ऊपर चलती है हवा, फिर देखिए यहाँ पे हाई प्रेशर बन गया तो यहाँ पे फिर से लो प्रेशर बनेगा, हवा फिर से चलेगी हाई प्रेशर से लो प्रेशर। तो ये जो चल रही है हवा चल रही है हाई प्रेशर से लो प्रेशर, यहाँ हाई से लो चल रही है हवा, हाई से लो, ठीक है। अब इसका भी नामकरण किया जाएगा इस हवा का। तो देखिए नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट, यहाँ वेस्ट है ना, तो इस हवा का नाम हो जाएगा वेस्टर्ली। आपको समझ आ गया होगा। तो नीचे क्या चलती है, तो यहाँ चलती है ईस्टर्ली विंड, एंड इस यहाँ चलती है वेस्टर्ली विंड। और ईस्टर्ली विंड को नॉर्थ ट्रेड विंड भी कहते हैं, नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड भी कहते हैं। तो ये थी ईस्टर्ली एंड वेस्टर्ली। तो ये जो हवा होती है ये पूरे अर्थ पे पूरे साल चलती हैं, तो इन्हीं हवाओं का नाम है परमानेंट विंड। ईस्टर्ली एंड वेस्टर्ली क्या है, ये परमानेंट विंड्स है। आगे देखते हैं सीजनल विंड्स। दीज विंड चेंज द डायरेक्शन डिफरेंट सीजन। जैसे सीजनल विंड्स क्या नाम है कि जैसे सीजन चेंज होते हैं वैसे वैसे इन हवाओं को, हवा भी चेंज होती है, अपनी डायरेक्शन चेंज करती हैं। जैसे कि एग्जांपल है मानसून विंड्स। तो सीजन के अकॉर्डिंग जो विंड्स होती हैं उसे सीजनल विंड्स कहते हैं। आगे देखते हैं लोकल विंड्स। लोकल विंड्स क्या है,
दीज ब्लो ओनली ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ द डे और द ईयर इन द स्मॉल एरिया। जो लोकल विंड्स है वो किसी पर्टिकुलर दिन में या किसी साल में या किसी कुछ थोड़ी बहुत जगह पे किसी किसी पर्टिकुलर जगहों पे ये जाती हैं हवाएं। तो जो पर्टिकुलर जगह पे किसी एक दिन में या किसी साल में दिखती हैं उन्हें कहते हैं लोकल विंड्स। तो ये 3 तरीके की हमारी जो विंड्स थी इनका नाम है परमानेंट विंड, सीजनल विंड, लोकल विंड। ये 3 तरीके की विंड थी। आगे हम पहले और पढ़ लेते हैं। आगे हम पढ़ते हैं मॉइस्चर एंड रेनफॉल्स भी होती हैं, वो भी 3 तरीके की होती है। तो रेनफॉल कितने तरीके की है? 3 तरीके के रेनफॉल के टाइप्स पढ़ लेते हैं। सबसे पहले हमारा है मॉइस्चर। क्या होता है? व्हेन वाटर evaporates फ्रॉम लैंड एंड डिफरेंट वाटर बॉडीज बिकम वाटर वेपर मॉइस्चर इन द एयर एट द टाइम इट इज़ कॉल्ड एज ह्यूमिडिटी। तो अब जब वाटर हवा से ऊपर एवोपरेट होता है तो उसमें क्या होता है? उसमें वाटर वेपर प्रेजेंट होते हैं। मॉइस्चर भी हवा में होता है तो इसे क्या कहते हैं? ह्यूमिडिटी। तो यहाँ पे है कि ह्यूमिडिटी क्या होता है। ह्यूमिडिटी क्या है? व्हाट इज़ ह्यूमिडिटी? दिस इज सन एंड ये कोई पर्टिकुलर जगह है, ठीक है, ये एरिया है। तो हम्म, तो हवा में कितना नमी है इसी को कहते हैं हम लोग वाटर ह्यूमिडिटी। तो यहाँ पे जो पानी पड़ा होगा वो क्या होगा? वो एवोपरेट होगा और हवा ऊपर चल रही होती है तो हवा में जाके ये बैठ जाता है। तो जो हवा में कितना मॉइस्चर है, मॉइस्चर कितना नमी है, उसी को हम ह्यूमिडिटी कहते हैं। व्हेन द एयर इज़ फुल ऑफ वाटर वेपर वी कॉल इट ह्यूमिड डे। जब हवा में बहुत पूरा पानी से भरा होती है, ये जो हवा है पूरी तरीके से मॉइस्चर उसमें होता है तो उसे हम कहते हैं ह्यूमिड डे। हवा में नमी है। एज द एयर गेट्स वार्म, जब हवा गर्म हो जाती है उसकी जो कैपेसिटी है वाटर वेपर इन को कैरी करने की वो बढ़ जाती है। सो इट बिकम्स मोर एंड मोर ह्यूमिड, तो वो ज़्यादा ह्यूमिड हो जाती है। और ह्यूमिड डे पे क्या होता है? जो क्लोथ्स होते हैं हमारे कपड़े वो ज़्यादा समय लेते हैं सूखने में। When the water vapor rises, it start cooling. The water vapor condense, causing formation of water droplets of water. तो जब वाटर वेपर राइज करता है ऊपर तो वो ठंडा होता है, उसके बाद क्या होता है? वो कंडेंस होता है और उससे ड्रॉपलेट्स होती है वो नीचे गिरती है, उसी को हम कहते हैं बारिश, यानी कि प्रेसिपिटेशन। तो ये आपकी ज़मीन, तो यहाँ से ऊपर वाटर वेपर गया, ठीक है। देखिए ये है वाटर वेपर, तो उसकी जो कैपेसिटी होती है ना ऊपर जाके वो पूरी भर जाती है। ये भी वाटर वेपर। तो यहाँ पे नीचे क्या होता है कि समुद्र, ज़मीन पे क्या होते हैं? समुद्र वगैरह होंगे, नदियाँ होंगी, पानी के सोर्सेज होते हैं। और ऊपर जाते समय यानी कि आसमान की तरफ जाते समय तो पानी के सोर्सेज कम होते जाते हैं। तो नीचे क्या है कि जो हवा है उसमें नमी ज़्यादा है। नमी होते ही यानी कैपेसिटी ज़्यादा होती है वाटर वेपर को कंडेंस कर अपने तरफ करने की। तो यहाँ पे क्या होता है कि सपोज़ ये हवा है, दिस इज़ हवा, ये हवा का पार्सल है, ठीक है, ये हवा है, इसके अंदर जो वाटर वेपर है वो इतना है। तो ऊपर जाके ये थोड़ा इतना हो गया, ठीक है। फिर ऊपर हवा गई तो ये पूरी तरीके से भर गया। अब इसमें तो कोई बचा ही नहीं ना, जगह नहीं बची इसमें ज़्यादा पानी भरने की। तो ये हवा, इसके अंदर वाटर वेपर ज़्यादा नहीं आ सकता, तो इसे कहते हैं हवा यहाँ पे कंडेंस हो जाती है। कंडेंस हो जाने की मीन्स अब ये जो क्या करेगा, अभी सीधा ये जो पानी इसके अंदर भरा हुआ है ये वाटर वेपर है, फिर जाके बारिश कर देगा। तो इसी को हम कहते हैं प्रेसिपिटेशन। तो व्हेन दीज ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर बिकम टू हैवी, जब ये ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर बहुत ज़्यादा हैवी हो जाते हैं, फ्लोट करते हैं हवा में, और उससे क्या होता है? बारिश हो जाती है, उसे कहते हैं प्रेसिपिटेशन। जेट प्लेन्स फ्लाइंग इन द स्काई लीव्स अ वाइट ट्रेल बिहाइंड देम। जेट प्लेन्स ऊपर फ्लाई करते हैं, वाइट तरीके का वाइट कलर का एक ट्रेल छोड़ जाते हैं। द मॉइस्चर फ्रॉम देयर इंजन कंडेंस, तो जो उनका जो मॉइस्चर होता है वो इनके इंजन से कंडेंस होता है। और we see trails of these condensed moisture for some time when there is no air movement to disturb it। तो जब हवा उस समय नहीं होती तो हम लोग इनका जो वाइट कलर का ट्रेल जो ऐसे दिखता है ना आसमान चलती वो हम देख पाते हैं उस समय। प्रेसिपिटेशन दैट कम्स डाउन टू द अर्थ इन लिक्विड फॉर्म इज कॉल्ड रेन। तो जो यही प्रेसिपिटेशन जो है, जब ऊपर पानी का वाटर वेपर कंडेंस, उसकी जो कंडेंस होता है तो उसके बाद जो नीचे फॉर्म में आता है बारिश की फॉर्म में, उसी को हम पानी के लिक्विड की फॉर्म में, उसे हम कहते हैं बारिश, यानी कि रेन। मोस्ट ऑफ द ग्राउंड वाटर कम्स फ्रॉम रेन वाटर। ज़्यादातर जो ग्राउंड में जो वाटर है वो किससे आता है? रेन वाटर से ही आया है, पानी बारिश से ही आया है। प्लांट्स हेल्प प्रिजर्व वाटर, प्लांट्स मदद करते हैं पानी को प्रिजर्व करने बचाने में। ट्रीज जो है वो भी ऑन हिल साइड आर कट, रेन वाटर फॉल्स फ्लोज डाउन द वेयर माउंटेन कैन कॉज फ्लडिंग ऑफ लो लाइंग एरियाज। हम ज़्यादा पेड़ काट रहे हैं, माउंटेन्स वगैरह सब कुछ हिल वगैरह कट रही है, तो उससे क्या होता है? फ्लड आने के चांसेस बढ़ जाते हैं।
ऑन द बेसिस ऑफ मैकेनिज्म देयर आर 3 टाइप्स ऑफ रेनफॉल, द कन्वेंशनल रेनफॉल, ऑर्गेनिक रेनफॉल, साइक्लोनिक रेनफॉल। इसी के अकॉर्डिंग तीन तीन तरीके के रेनफॉल होते हैं, कन्वेक्शनल रेनफॉल, ऑरोग्राफिक रेनफॉल, साइक्लोनिक रेनफॉल। तो इस चैप्टर में इतना ही था। थैंक यू।